Hi friends, myself Dr. Sabita Kumari, Senior Consultant in Department of Obstetrics and Gynecology, NQRG Health City. आज मुझे जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करना है वो टॉपिक है ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी या रक्तस्राव का शुरू महीने प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के शुरुआती दौर में ये क्यों होता है और कब हमें इससे हमें कितना हमें अपने बच्चे के लिए और हमारे हेल्थ पर क्या असर होता है और हमें क्या करना चाहिए, इन बातों पर आज हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले ये बता दूं, एक प्रेगनेंसी जैसे बहुत खुशनुमा बहुत अच्छा एहसास होता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, लेकिन 2 दिन 3 दिन ऊपर चढ़े या कुछ दिन चढ़े उसके बाद अचानक से स्पॉटिंग दिख जाना या थोड़ा पेन होने के बाद थोड़ी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, तो वैसी स्थिति में क्या करना होता है। ये पेशेंट को महिला को बिल्कुल विचलित कर देता है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि अब तो हमारा ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, शुरुआत में क्या होता है कि जैसे यूट्रस की लाइनिंग होती है, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो प्रेगनेंसी होती है और वो धीरे धीरे आता है यूट्रस में। वो उस जगह मिलते हैं ट्यूब में और यूट्रस में आकर वहां पे इम्प्लांटेशन होता है। जब जैसे एक छोटा सा पौधा मिट्टी में इम्प्लांट होता है उसी तरह से, तो इम्प्लांटेशन के दौरान क्या होता है कि वो विलाई के फॉर्म में अंदर वो कनेक्शन बनाते हैं माता के ब्लड वेसल से। तो उस दौरान क्या होता है कि थोड़ी सी हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह की ब्लीडिंग आपको होती है, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपको सीरियस रहना है उसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब ब्लीडिंग को मान के चले कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऐसा तो नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है। ये दूसरा क्या हो सकता है कि वो कुछ उसमें स्पर्म में या एग में कोई बनावटी विकृति हो, तो ये ईश्वर का कह ले या फिर हमारा बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म कह ले कि वो जेनेटिक उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो वैसे एग या स्पर्म जब मिलते हैं तो बॉडी उसको चाहता है कि इस प्रेगनेंसी ये जेनेटिकली एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो इसको बॉडी से निकाल दें। तो वैसी स्थिति में भी वो निकलने के चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि एक तो ये कि प्रेगनेंसी हुई, पेन हुआ, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुई और उसके बाद भी बच्चेदानी का माउथ है जो बंद है, जिसको हम लोग थ्रेटेंड एबॉर्शन या मिसकैरेज कहते हैं। तो वैसी स्थिति में भी पूरा चांस है कि आप डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, अल्ट्रासाउंड करा कर देखेंगे, उसमें सब कुछ नॉर्मल होता है और ये प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूरे 9 महीने अच्छे से ग्रो करती है। फिर 9 महीने के उपरांत एक हेल्दी बच्चा होता है। फिर तीसरा और क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है, पेन भी हो रहा है और जब एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब पेशेंट आती है ब्लीडिंग के साथ तो हम लोग 3 काम करते हैं। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है, कुछ और या ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट तो कुछ नहीं हुआ है, ये सब हिस्ट्री लेते हैं। फिर एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने में देखते हैं कि बच्चेदानी का सर्विक्स का ऑस जो है या माउथ जिसको कह लें ओपन है कि नहीं है। नहीं ओपन है, जो हमने बता दिया। ओपन है तो भी हम लोग अल्ट्रासाउंड करा कर देखते हैं। अगर बेबी सब कुछ ठीक है, बेड रेस्ट वगैरह करके हम लोग थोड़ा सा उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अगर इनएविटेबल हो जाता है, यानी कि ये डायलेशन खुलता जा रहा है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, पेन हो रहा है, तो उसको इनएविटेबल एबॉर्शन कहते हैं। उसमें है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ में ऐसा पेन ब्लीडिंग होता है, आती है लेडी, फिर हम लोग एग्जामिन करते हैं, अगेन वही एग्जामिन करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट में बीटा एचसीजी वगैरह टेस्ट कराते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का भी कराते हैं हम लोग, और अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। तो उसमें पता चल रहा है कि कुछ टुकड़ा बचा, उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। उसमें वही होता है, या तो मेडिसिन देकर हम जो अंदर जो बच्चे का अंश बचा है उसको निकाल देते हैं, या फिर वो करते हैं कि हम लोग उसको सर्जिकली इवैक्यूएट करते हैं।
डीएनई या एसएनई, सक्शन एंड इवैक्यूएशन कहते हैं। और तीसरा होता है कि आती हैं प्लेन ब्लीडिंग, उसके बाद थोड़ा सा वो हिस्ट्री देती हैं कि फ्लेशी मास पास हुआ है, तो वो पूरा कंप्लीट एबॉर्शन में हमें कुछ नहीं करना होता है, पेशेंट को थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह देना होता है और कहते हैं कि अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन एज की 6 मंथ्स और 1 साल आप रुक कर फिर प्रेगनेंसी प्लान करना। और क्यों हुआ उसके लिए सर्टेन इंटरवल के बाद, जब प्रेगनेंसी का इफेक्ट बॉडी पे खत्म हो जाता है, कुछ हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी का टेस्ट कराते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उसमें जेनेटिक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं, वो कराया जाता है। एक रीजन होता है कि ये तो हो गया कि यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांट हुआ उसमें ब्लीडिंग हुई। उसके अलावा क्या हो सकता है कि उसमें एक वेसिकुलर मोल होता है। वेसिकुलर मोल में क्या होता है कि एक के साथ 2 स्पर्म का जब कांटेक्ट हुआ तो उसमें एबनॉर्मल संख्या में क्रोमोसोम आ गए, मतलब जेनेटिकली एबनॉर्मल हो गया। उसमें क्या होता है, वो 2 तरह का होता है, पार्शियल मोल होता है और कंप्लीट मोल होता है। उसमें पूरा वो अंगूर के गुच्छे की तरह वो होता है, वो भी एबनॉर्मल चीज है। अगर ऐसा है तो हम लोग अगेन वही एग्जामिनेशन करके और टेस्ट कराकर, अल्ट्रासाउंड कराकर देखते हैं, तो उसमें टिपिकल पिक्चर आता है वेसिकुलर वाला, तो उसको तो एनी हाउ वी हैव टू टर्मिनेट। ठीक है, और पार्शियल मोल होता है तो भी उसको टर्मिनेट करते हैं। तीसरा क्या रीजन हो सकता है कि ये हो गया कि यूट्रस में ये इम्प्लांट हुए दोनों, एक नॉर्मल बेबी का इम्प्लांटेशन हुआ, जेनेटिकली नॉर्मल या एबनॉर्मल, जो फीटस की तरह दिख रहा था, एम्ब्रियो की तरह दिख रहा था। दूसरा कि वो फॉर्म ही नहीं आया, जिसको वेसिकुलर मोल हमने बोला। इसके अलावा क्या हो सकता है कि यूट्रस के अलावा कभी ऐसा हुआ कि ट्यूब में स्पर्म और एग मिले, प्रेगनेंसी हुई, जाइगोट बना, लेकिन वो एनी हाउ किसी रीजन की वजह से वो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट नहीं हो पाया, वो वहीं पे ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया। उसको कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ये और भी उसका मोस्ट कॉमन साइट फैलोपियन ट्यूब होता है, बट ओवरी में भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि वो जो जाइगोट बना है, मतलब स्पर्म और एग को मिलने से जो जाइगोट उसको कह रही हूं मैं, वो पेरिटोनियम में इम्प्लांट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि वो नीचे आते आते सर्वाइकल रीजन में आ जाता है। कई बार पहले स्कार जहां होता है, सिजेरियन सेक्शन, वहां पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन साइट है फैलोपियन ट्यूब, वो मैं बताऊंगी, ट्यूबल एक्टॉपिक जिसको कहते हैं। उस ट्यूबल एक्टॉपिक में चूंकि स्पेस होता नहीं है, बिल्कुल पतला सा ट्यूब होता है, और बेबी जो सैक है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ग्रो करते करते क्या होता है कि उसमें उसकी कैपेसिटी से बाहर जब होता है तो वो ट्यूब रप्चर हो जाती है और इतनी ब्लीडिंग होती है कि पेट के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा, इसमें पेशेंट आती है कि मैडम बहुत ज्यादा इसमें सीवियर पेन हो रहा है पेट में, और इतने दिन पीरियड चढ़ा, हमारा डे ऊपर गया था। कई बार ऐसा होता है कि महिला को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल ड्यूरेशन पे पीरियड्स आते होते हैं, या उसका अमाउंट या तो हेवी हो जाएगा या फिर कम होता है, लेकिन पेन जो होता है वो इनएविटेबल होता है, सिवियर पेन होता है, जो कि एक साइड होता है, बीच में नहीं होगा, एक साइड होता है। तो वैसे में हम लोग का उसको तुरंत पेशेंट के आते ही दिमाग में एक सस्पिशियस सा होता है कि नहीं इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। अगेन बीटा एचसीजी टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कंफर्मेटरी होता है। अल्ट्रासाउंड ये भी बताता है कि कितना पेट के अंदर ब्लड जमा है पेरिटोनियम में। तो इमीडिएटली उसको डिपेंडिंग अपॉन, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसका बीपी, पल्स सब कुछ ठीक है, जो हमने एग्जामिनेशन किया, बीटा एचसीजी बढ़ा हुआ, अल्ट्रासाउंड में बता रहा कि बस ट्यूब में है, तो और उसमें हार्ट बीट नहीं आई है, तो वो मेडिसिन से भी हो जाता है, कवर हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है ब्लीडिंग है तो उसको फिर हम लोग आजकल लैप्रोस्कोपी या लेजर जो कह लें, उसके थ्रू बहुत आसान हो गई है ये चीजें मैनेज करना। तो टेक होम मैसेज यही है कि कोई सी ब्लीडिंग होती है तो उसको जस्ट ऐसे कि हाँ अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, जैसा कि मैंने बताया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो क्वाइट नॉर्मल है, उसमें कोई बच्चे को रिस्क नहीं होता है, कोई माँ को रिस्क नहीं होता है। पूरे 9 महीने के अंतराल पे के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ बच्चा, और माँ का भी हेल्थ ठीक रहता है। तो हर ब्लीडिंग को ऐसा मानते हुए नहीं चलना है। जो भी ब्लीडिंग है तो टेक होम मैसेज यही है कि आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, और डॉक्टर आपको वही क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेकअप करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, हार्मोन्स के टेस्ट कराएंगे, एंड अल्ट्रासाउंड करा के उसके बाद आपको बताएंगे। तो कहना है कि ब्लीडिंग होती है तो डरने की बात नहीं है, इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें, और उस जो डायग्नोसिस होता है, मतलब जो रीज़न है उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ।